सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और हाई कोर्ट के 6 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान की जानिब से जो ख़त लिखा गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को गुज़िश्ता रोज़ उस पर फुल कोर्ट इजलास भी, और आज उसी सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की बड़ी अहम मुलाकात भी हुई। और उस अहम मुलाकात में अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे, वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ भी वहाँ पर मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। और उसके फ़ौरी बाद ही एक और फुल कोर्ट इजलास चीफ जस्टिस साहब की जानिब से बुलाया गया। तो अब इस खत की कानूनी और आईनी हैसियत है क्या? ये खत बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है और इसकी टाइमिंग से मुतालिक भी बड़ी बात की जा रही है। तो इसी पर हम गुफ्तगू का आपसे तारुफ करवाते हैं। हाफिज़ हसन अहमद साहब माहिर कानून है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद उवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में हसन मुर्तज़ा साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद होंगे। तो हाफिज़ साहब, सबसे पहले इस खत की आईनी और कानूनी हैसियत से मुतालिक बात की जा रही है। ये अभी जिन हालात में ये लिखा गया है, हम टाइमिंग पर बाद में आते हैं, लेकिन ये बताइएगा कि इसकी आईनी और कानूनी हैसियत इस वक्त है क्या? इस खत के बाद क्या इस पर कोई कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है? किस तरह की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब, आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। पाकिस्तान की जुडिशल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो है उसके अंदर ये अनप्रेसिडेंटेड है कि एक ही हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो है वो एक लेटर लिखा है और उसके अंदर बड़े सीरियस किस्म के जो है उन्होंने डिस्क्रिप्शंस दी है या फैक्ट्स दिए हैं या एलिगेशंस उसके अंदर लगाए हैं। और उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से 2 चीजें कही हैं। एक क्या है कि हमें कोड ऑफ कॉन्डक्ट के मुताबिक एडवाइस किया जाए, और दूसरा उन्होंने कहा है कि नेशनल जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए। अब अगर खत के पहले हद तक देखा जाए तो डेफिनेटली इस खत को प्रोब होना चाहिए और इसके ऊपर हाई पावर जो है वो जुडिशल कमीशन बनना चाहिए ताकि जो चीजें हैं वो सामने आए और आइंदा से ही या अभी भी पाकिस्तान के अंदर जुडिशल इंटरफेरेंस जो है कोर्ट्स के अंदर या जजेस को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है तो उसका खात्मा होना चाहिए। लेकिन दूसरा जिसकी तरफ आपने इशारा किया है कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल एस्पेक्ट जो है कि जिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उन्होंने लेटर डाला है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस चीज को इस काम करने का मैंडेट उसे हासिल नहीं है। उसका काम सिर्फ आर्टिकल 209 के नीचे जो है वो जुडिशल मिसकॉन्डक्ट या जो फाइनेंशियल मिसकॉन्डक्ट है जजिस का जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट के मुताबिक है उसको प्रूव करना, इन्वेस्टिगेट करना और अपनी रिकमेंडेशंस जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को फॉर रिमूवल ऑफ अ जज भिजवाता है जी। तो लिहाजा इस हद तक तो ये है कि ये लीगल फोरम भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम भी नहीं है। दूसरी जो अगली बात है वो है मोर इम्पोर्टेंट ये है कि इसको एज ए हाई कोर्ट लेवल एड्रेस होना चाहिए था और हाई कोर्ट के जस्टिस है उन्हें फुल कोर्ट मीटिंग बुलानी चाहिए थी। इसमें 2023 के लेटर्स का भी जिक्र है, लेकिन अगर लेटर्स के कंटेंट्स पे जाया जाए तो वो एक जर्नल लेटर्स है उसके अंदर, और शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जिसका रेफरेंस दिया गया है उसमें और उसमें फर्क है। शौकत सिद्दीकी साहब के जब ये बात उन्होंने कही थी तो उसके अंदर उन्होंने पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई कर दिया था। इस केस के अंदर ना कोई एजेंसी आइडेंटिफाई हुई है ना उसके अंदर कोई पर्सनैलिटी आइडेंटिफाई हुई है, बल्कि जर्नल जो है वो बात की गई और कुछ सर्टेन फैक्ट्स की तरफ कहा गया है और सिर्फ एक केस का जिक्र किया गया है और वो केस भी जो है वो ना आगे बढ़ा है और वो भी एक मेंटेनेबिलिटी या नॉन मेंटेनेबिलिटी का था जो बिटवीन द चीफ जस्टिस और अदर जजेस के दरमियान था। लेकिन इसके जो बैकग्राउंड में समझता हूँ ये है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर जुडिशल जो हमारे इदारे हैं या हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसके अंदर जो डिवीजन ऑफ जजेस भी है और एक कम्युनिकेशन का ना होना भी है। मेरा ख्याल ये है कि जो आज मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर की और चीफ जस्टिस की, कल के फुल कोर्ट मीटिंग जो है वो किसी लेवल के ऊपर ये बात हुई और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव जो है उनका इनपुट आना चाहिए। और अभी भी जो मीटिंग खत्म होकर फुल कोर्ट के अंदर मामला जा रहा है तो मेरा ख्याल ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक लेटर डालेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अंडर द इंक्वायरी कमीशन एक्ट और उसके अंदर सर्टेन जो हम सब इस खत में बड़ा वाज़ेह भी लिखा है कि उमर ता बंदियाल साहब के दौर में भी इस मामले को उठाया गया लेकिन उनकी जानिब से कोई उस पर तवज्जो नहीं दी गई, उन्होंने कोई इस तरह का फुल कोर्ट इजलास नहीं बुलाया, ना कोई और सीरियसनेस इस मामले पर दिखाई। तो ज़रा इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि क्या उस वक्त ये वाली सीरियसनेस जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब इस वक्त इस मामले को दे रहे हैं ये होनी चाहिए थी? पहले आप इस पर कमेंट कर दीजिएगा, फिर अहमद उवैस साहब की तरफ भी मैं जाता हूँ। जी हाफिज़ साहब। देखिए, चीज ये है कि बिल्कुल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो अपने सूबे का एक हेड होता है पूरे इंसाफ के निजाम के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं।
उन्हें अपने ब्रदर जजेस के कंसर्न्स को सुनना चाहिए था, एड्रेस करना चाहिए था और उसके ऊपर एक फुल कोर्ट मीटिंग होनी चाहिए थी। और यही वो मैंने आपको पहले इशारा किया था ना कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जस्टिस कोसा के बाद हमारी फुल कोर्ट मीटिंग नहीं आई थी। और फिर आप देखें कि किस लेवल पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो जजेस का और बेंचेस के ऊपर सारा चला गया और फिर आता ही चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट मीटिंग की। अब भी मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा अप्रोप्रिएट डिसीजन लिया है कि बजाय चूंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फोरम नहीं है, फुल कोर्ट के अंदर जाया जाए और जजेस ने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर मेरा ख्याल ये है कि किसी लेवल पे बात है, मीटिंग है, दोबारा फुल कोर्ट के अंदर जाएगा और वहां के ऊपर डिसीजन आएगा। चूंकि आर्टिकल 184(3) या आपकी सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन बनती नहीं है, चूंकि इसके अंदर सर्टेन फैक्ट्स है, उनके ऊपर एविडेंस आनी है और इसका अगर नहीं वो चीज आती तो इसके जो सीरियस लीगल रिपरकशंस भी आएंगे। मेरा ख्याल है कि सारी चीजें जो है वो एक हाईएस्ट लेवल पर जो आज मुलाकात हुई हाफिज साहब, इसकी कितनी अहमियत थी? जरा अहमद उवैस साहब से भी मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ, फिर आपकी तरफ वापस भी आता हूँ। तो अहमद साहब, आज जब प्राइम मिनिस्टर मिले काजी फाइज़ा साहब से, तो ज़ाहिर है उन पर भी अब इस चीज़ का एक चैलेंज के तौर पर वो इसको लेंगे कि ये एक बड़ा संजीदा नौयत का ख़त है और इसमें जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो भी बड़े संजीदा नौयत के, तो बड़ी साफ शफाफ किस्म की इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि ये इस ख़त की असल हकीकत है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, चाहिए तो ये था कि जिस किस्म का जैसे ये खत आया और खत के बाद उन्होंने फुल कोर्ट का इजलास बुलाया और बुलाने के बाद वहाँ पे गालिबन शायद ये वो फैसला करते हैं कि ये फुल कोर्ट में इसकी प्रोसीडिंग जो है इसको ओपन किया जाए, तो चाहिए नहीं था कि उनका वो प्राइम मिनिस्टर को मिलते। देखिए, फॉर 2 रीजंस। एक तो उसका रीजन ये है कि पहले ही वो इंतहाई डिस्प्यूटेड है क्योंकि इस वक्त उनकी टीम भी और उनकी काबीना के मेंबरान और वो उनके मुतालिक एक तो मैसिव रिगिंग का इल्ज़ाम है और उसमें भी एक अदारा एस्टेब्लिशमेंट का वो इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व है। तो ये पेश नज़र भी इस मौके के ऊपर ऐसा महसूस होता है कि प्राइम मिनिस्टर तो उनको जाके मिले होंगे कि सिचुएशन को डिफ्यूज कर दें। आप जैसे पहले चीफ जस्टिस इसको खामोशी से बर्दाश्त करके चुप करके चले गए और उन्होंने कोई बात नहीं की, तो आप भी ऐसे ही करते। मोस्ट लाइकली इट लुक्स लाइक दिस। लेकिन ये मामला बहुत अहम है, इसलिए अहम है कि पाकिस्तान के आइन की और रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को बहुत बड़ा धचका लगा है इससे। इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बगैर आप ना तो कॉन्स्टिट्यूशन जो कि गारंटर है, पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वो सिक्योरिटी एंड गारंटी करती है पाकिस्तान के आइन की और रूल ऑफ लॉ की, और ये दोनों को जो है अगर ये दोनों नहीं है तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है वो बेमानी है। इसलिए इंतहाई अहम और सेंसिटिव इशू है। चाहिए ये मेरे ख्याल में कि जहां ये 6 जज साहिबान ने ये कंप्लेंट दी है, इनको जुडिशल कन्वेंशन इमीडिएटली कॉल करनी चाहिए और जुडिशल कन्वेंशन में तमाम पाकिस्तान के जितने हाई कोर्ट्स हैं तमाम जजेस को उसके अंदर बुलाया जाए और उनसे बेशक हम कमरे में कंप्लेंट पूछे फ्रैंकली, या हर एक को बताएं कि आपको किस किस्म की कंप्लेंट है या नहीं है। तो मुझे यकीन है कि ये 6 थे, गालिबन 60 कंप्लेंट आ जाएंगी या कुछ 600 कंप्लेंट आ जाएंगी। अच्छा। ये मामला लेकिन मतलब ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जो डेफिनेशन है ये हर जमात के लिए जब वो हुकूमत में होती है तो अलहदा हो जाती है, जब वो अपोजिशन का पार्ट बन जाती है, वो बरसर इख्तियार नहीं होती तो वो तब्दील हो जाती है। आपकी बात दुरुस्त है, मैं उसको भूल जाए थोड़ी देर के लिए। मैं कहता हूँ स्ट्रिक्टली आइन के ऊपर चले, आइन को सामने रखे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो कैसी होनी चाहिए और उसके साथ उसमें अगर इंटरफेरेंस होती है तो उसके नुकसानात क्या होंगे पॉलिटिक्स के ऊपर। पाकिस्तान के जो सोशल पॉलिटिको इकोनॉमिक सेटअप है उसके ऊपर उसके असरात क्या मुरतब होंगे, ये सामने रखना है आपको बुनियादी तौर पर। और इस चीज को जब आप सामने रखेंगे तो फिर इसको इस इंतहाई सेंसिटिव इशू को बड़े सख्ती से निपटना पड़ेगा आपको। और वो देखिए, आप एक मिसाल देता हूँ, ये इमरान खान का ट्रायल हो रहा था जेल के अंदर, एक इलेक्शन से एक हफ्ता पहले 3 दिन के अंदर ये 3 बड़े फैसले सुना दिए गए और आपने देखा कि वो फैसले में जज साहबान जो थे वो रात को 1 बजे तक 12 बजे तक बैठे हुए वो एविडेंस रिकॉर्ड कर रहे होते थे और कहते थे हमारी मजबूरी थी, हम तो यहाँ बैठ रहे, हम जा नहीं सकते। अब पूछे कि ड्यूटी रोस्टर भी मौजूद है, कोड ऑफ कंडक्ट भी मौजूद है जी,
किसने उनको कहा था कि आप 1 बजे तक या 2 बजे तक आपने बैठना और यहाँ से बाहर उठना नहीं है यहाँ से? चलें, अब ये जो जुडिशल कन्वेंशन की आप तजवीज़ दे रहे हैं, जो फुल कोर्ट इजलास चल रहे हैं, ज़ाहिर है कि उनमें इन तमाम मामलों पर तफसीली गुफ्तगू भी हो रही होगी। तो ये हाफिज़ साहब, ये जुडिशल कन्वेंशन की जो तजवीज़ अहमद उवैस साहब जी कंप्लीट कर लें, अभी बात की थी, मैं इसका जवाब दूंगा जी, कि उन्होंने कहा कि जी वो एविडेंस ओपन नहीं हो सकती। आर्टिकल 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है किसी मैटर को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए सब कुछ करने का मजाज है, इसलिए ये फुल कोर्ट बैठेगा तो ये तमाम मामले ज़ेर बहस आ सकती है। ठीक है जी हाफिज़ साहब, तो ये जुडिशल कन्वेंशन की जो तजवीज़ है अहमद साहब की, इस पर भी ज़रा आपकी राय दीजिएगा कि ये मामला अपने मंतकी अंजाम की तरफ जाएगा। और फिर प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात से मुतालिक भी अहमद साहब कह रहे हैं कि ये ज़रूरी थी नहीं, प्राइम मिनिस्टर से नहीं मुलाकात होनी चाहिए थी, और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ख़ुद अपने इख्तियारात को भी इस्तेमाल करते हुए इस मामले को आगे बढ़ा सकते हैं। देखें अरबाब, एक तो ये है कि हमें हर चीज़ के अंदर जो है वो पॉलिटिक्स नहीं लेके आनी चाहिए। अगर पाकिस्तान का चीफ जस्टिस जो है उसने मुनासिब समझा है कि मैं अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से बात करूं, तो उसे कर लेनी चाहिए। उस बात के अंदर फैसला तो अल्टीमेटली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है। लेकिन हुआ ये है कि हमने पिछले 1.5-2 साल से हर चीफ जस्टिस को कंट्रोवर्शियल कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, चाहे वो रिलीफ दे चाहे वो ना दे, वो बड़ा मोस्ट कंट्रोवर्शियल आदमी है। पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस जो है हर वक्त हम उनके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं कि उसे ये फैसला नहीं करना चाहिए था, उसे ये नहीं करना चाहिए था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया, सब ने कहा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो इफेक्ट हो रही है। उस चीफ जस्टिस ने कहा नहीं, इसको हम एक कलेक्टिव विजडम की तरफ लेके जाते हैं, और वही अगर कलेक्टिव विजडम अपने अलग कर दी जाती इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो मोहसिन कियानी साहब को लिखना ही नहीं पड़ता कि इंटरेस्टमेंट ऑफ केसेस के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जैसी चीजें जो होनी चाहिए। एक चीज। दूसरी चीज उसके अंदर ये है कि जुडिशरी जो है कोई ट्रेड बॉडी नहीं है। इनके पास ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर, कॉन्स्टिट्यूशनल कस्टोडियन है, कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें प्रोटेक्शन देता है। अगर ये कहीं पे कोई चीज देखते हैं, इनके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर्स है, सजा दे सकती है। अब ये तो नहीं है कि जी जिस तरह लॉयर्स की बॉडीज हैं कि जी आए हम इकट्ठे होती हैं और जलसा करते हैं तो पूरे मुल्क के जज इकट्ठे हो जाए कि जी हमें बताए, हमें इंसाफ दो। इंसाफ तो आपने देना, आपने तकड़े होना है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओथ लिया हुआ है कि वी विल डिस्चार्ज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज विदाउट फियर, तो अगर आपके अंदर फियर ही आ गया है तो फिर आपको छोड़ देना चाहिए, आपको आगे जाना ही नहीं चाहिए। फिर दूसरा फेवर है, क्या पाकिस्तान के अंदर के सारे लोग जो बैठे हुए हैं इसके अंदर आपको पता नहीं है कि किस तरह फेवरेटिज्म भी है, डेफिनेटली है, जिसको नहीं होना चाहिए। फिर तीसरा उसके अंदर ये है कि इलविल नहीं होनी चाहिए। हम रोज इस चीज का एक्सपीरियंस देखते हैं, एटीट्यूड भी देखते हैं, कॉन्डक्ट भी देखते हैं कि जिसके अंदर जो चीजें बनती भी हैं वो बाज दफा इलविल का हो जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल एक ओथ भी है। दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि बात आ गई है अब चीफ जस्टिस और उनके ब्रदर जजेस के अंदर, और उस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई, कल बुलाई, 2 घंटे का इजलास हुआ। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर की, डेफिनेटली वो अपने कोर्ट को प्राइज करेंगे। उसके अंदर जो भी फैसला आए हमें उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, हमें अपने चीफ जस्टिस के ऊपर, हमें अपने जजेस के ऊपर और इस कमीशन के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए कि जो भी ये फैसला करेंगे ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के लिए बात करेंगे। और हमें फॉर द टाइम बीइंग जो है पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के अंदर और उसके अंदर जो है कि ये चीजें इस तरह नहीं हो, इस तरह। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि मीडिया ऑप्टिक्स पे मैंने इसलिए बात की, एविडेंस पे मैंने बात नहीं की कि इसको बिल्कुल ओपन कोर्ट में अंदर जाके होना चाहिए, लोगों को पता चले कि एविडेंस है क्या, ये चीजें उस चीज के अंदर क्या है। और अगर शौकत सिद्दीकी साहब के दौर के अंदर आर्मी चीफ के लेटर को इंक्वायर कर लिया जाता और साकिब निसार साहब हेस्ट ना करते और उसको इन्वेस्टिगेट कर लेते, तो आज जो जजेस ने शौकत अजीज की स्पीच पे रिलाई किया वो ना करते, या उन्हें कहने की नौबत ही ना आती उस चीज के अंदर कि हम फायज ईसा जैसे तगड़े और शौकत अजीज सिद्दीकी जैसे नहीं है। तो फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस किसने फाइल किया था, कौन सा प्रेसिडेंट उसके सामने आया था। और दूसरा ये कि ये लेटर का भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि इतना टॉप सीक्रेट लेटर है, 6 जजेस लिख रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिख रहे हैं और उस जुडिशल काउंसिल को लिख रहे हैं जिसकी प्रोसीडिंग वैसे ही इन कैमरा होती है। तो ये लेटर लीक किसने किया? लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि बार एसोसिएशन ने बड़ा इसके ऊपर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स किया है। हम जजेस जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ हैं, जो हमारे लॉयर्स हैं, लेकिन हमें अपनी इसी जुडिशरी के जजेस के ऊपर जो है ट्रस्ट करना चाहिए। और जो हमारी डिमांड हर वक्त ये रही है कि एलिवेशन ऑफ जजेस के प्रोसेस पे भी हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस मुल्क के अंदर
एक्सपेंडिचर्स ऑफ जस्टिस। हाफिज साहब, पॉइंट आपका बड़ी, इस पर अगर अहमद उवैस साहब रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे तो एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं उनको मौका देता हूँ। हसन मुर्तज़ा साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा में ज्वाइन कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर कुछ अहम मौज़ूआत पर भी हमें बात करनी है। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अहमद उवैस साहब, हसन मुर्तज़ा साहब, हाफिज़ हसन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो अहमद साहब, अगर हाफिज़ साहब की बात पर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा कंट्रोवर्शियल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है खासतौर पर जुडिशरी को लेकर, तो जी हाफिज साहब ने ये बात जो है ना जरा बहुत फैला दी है। देखिए, बात जो इसको फैलाने की नहीं है, फैलाने की बात करेंगे ज्यादा फैल जाएगी तो ये बात जो है ना ये अपनी असलियत को खो जाएगी। बड़ी अहम बात है और बहुत ही ये खौफनाक सूरत हाल है कि जहाँ पे जज साहबान को ब्लैकमेल करने के लिए ये सारा सिलसिला देखे ना, उनके घर के अंदर से, उनके बेडरूम पे उनके इंतहाई प्राइवेसी की वीडियोस बनाना जो है ये कितना बड़ा घिनौना फेल है। अखलाकी एतबार से, कॉन्स्टिट्यूशनली और मॉरली किसी भी एतबार से आप इसको जो है जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसको फौरन जो है इसको हमें फैलाना भी नहीं चाहिए जितनी जल्दी हो सके। देखिए, उन्होंने करज तो दिखाई, क्यों वो इस मामले के लिए वो उन्होंने आगे लेकर आए हैं कि ये इस मैटर को फौरन टेकअप किया जाए और आगे, क्योंकि इससे पहले वो चीफ जस्टिस और ये सीनियर प्यून जज और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उनके इल्म में लाते रहे हैं और उन्होंने किसी ने इसके ऊपर कान नहीं धरे। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये मैटर जो है वो इस हद तक आगे चला गया। ये पाकिस्तान की ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसको उसी पैराई में देखना चाहिए और इसके हल निकालने के लिए मेरे ख्याल में बगैर वक्त ज़ाया किए स्टर्न एक्शन जो है ये आइंदा के लिए। ठीक है, और अहमद साहब, इस पर हम एक्टिविटी भी देख रहे हैं। इससे अब से कुछ देर पहले आजम नज़ीर तारड़ साहब ने भी, यानी समझें कि हुकूमती प्लेटफॉर्म से पहले इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और खुलकर बात हुई। उन्होंने कहा कि पिछले साल के से मुताल्लिक ये सारा वाक़या है और ये पिछले साल की बात की जा रही है इस खत के अंदर। ज़ाहिर है पिछले साल या तो केयर टेकर गवर्नमेंट थी या PDM की गवर्नमेंट थी। तो हसन मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या इस पूरी सूरत हाल पर सोच है? आप लोग इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। आप काइंडली अरबाब साहब ये क्वेश्चन रिपीट करेंगे? ये जो 6 जजेस के खत वाला मामला है जिस पर वज़ीर आज़म की आज मीटिंग भी हुई है जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब से, और उस पर फुल कोर्ट इजलास भी हो चुके हैं, जो इल्ज़ामात उस खत में सामने आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है इस पूरे मामले को? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि जुडिशरी के मामले में जो उनका एहतराम है, इज्जत है, उसको बहाल रहना चाहिए, क्योंकि मुआशरे जो हैं वो जुल्म के साथ तो जिंदा रह सकते हैं, नाइंसाफी के साथ जिंदा नहीं रह सकते। तो पीपल्स पार्टी ने तो इस मामले में, आप देख लेना, हमारे तो अदालती कत्ल भी होते रहे तो हमने जुडिशरी पे उंगली नहीं उठाई। इंतहाई शर्मनाक फेल है कि किसी की वीडियोस बनाना और इस तरीके से वो करना, ये सोसाइटी का, मैं कहता हूँ, गिरावट की तरफ हम जा रहे हैं। दिन ब दिन हमारे जो इखलाकी गिरावट का शिकार है हम, ये उससे पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल यकीनन इस चीज़ को मुनासिब नहीं समझती। और हसन साहब, ज़ाहिर है चूँकि आप लोगों की सपोर्ट से इस वक्त ये हुकूमत बनी है, अब ये हुकूमत का भी एक बड़ा चैलेंज है कि इस मामले को किस तरह से डील किया जाए, चूँकि बहुत ही संगीन नौयत के ये इल्ज़ामात सामने आए हैं और इसमें ज़ाहिर है एक फ़रीक दुरुस्त होगा, एक फ़रीक गलत होगा। तो ये अब हुकूमत को आपका क्या मशवरा होगा, किस तरह से इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को इस मामले को डील करना चाहिए? अरबाब साहब, ये मामलात जो हैं, मैं समझता हूँ कि शायद हमें नॉन इश्यूज की तरफ धकेला जा रहा है। ये मेरी ज़ाती राय है कि हम उन चीज़ों को एड्रेस ही नहीं कर पा रहे जो इंतहाई ज़रूरी हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर उन चीज़ों को हम एड्रेस करें तो हम बेहतरी की तरफ जाएं। हम उन चीज़ों को एड्रेस ही नहीं कर पा रहे और हम इन नॉन इश्यूज में इस तरह उलझ गए हैं। हुकूमत के लिए ये बड़ा ही चैलेंजिंग टाइम है, उसे इसमें बड़ी दिलचस्पी लेकर और इस चीज़ को की तय तक जाना चाहिए। बल्कि हमारे कई इश्यूज ऐसे आए जी, जिनका हमने, एक आता था वो इशू पुराना हो जाना, एक नया आ जाना, और सब पूरी कौम ने, सोशल मीडिया ने और उसकी तरफ लग जाना, और ये तसलसल है एक
इस किस्म के इश्यूज का। आप देख लें पिछले काफी अरसा से इसी तरह ही हमारा हुकूमती अमूर भी रोजाना की बुनियाद पे चल रहे हैं और हमारी सोसाइटी के अंदर ये चीजें जो हैं इंतशार और गैर अखलाकी और जिसने हमारे कल्चर को भी तबाह किया है, हमारी इस निज़ाम हुकूमत में भी उसकी वजह से काफी खलल पैदा होता है। ठीक है, तो ये इस पे हुकूमत को संजीदगी के साथ बैठना होगा, बिल्कुल संजीदगी के साथ बैठकर गौर करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया होगा। हसन मुर्तज़ा साहब, अहमद उवैस साहब, हाफिज हसन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़े अहम इशू पर गुफ्तगू कर रहे थे। अब देखते हैं कि जो फुल कोर्ट इजलास हो रहे हैं उससे क्या नतीजा निकल कर सामने आता है। और एक और बड़ा अहम मामला है और वो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी का। कुछ अर्से पहले बाबर आजम को टीम की कप्तानी से हटाया गया, फिर पाकिस्तान सुपर लीग का इनेकाद हुआ और उसमें हमने देखा कि बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस थी और उनकी टीम ने भी बड़ा बेहतर परफॉर्म किया। और शाहीन शाह अफरीदी जिनको T20 टीम का कप्तान बनाया गया था, खुद उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ख़राब रही और लाहौर कलंदर्स भी आखिरी नंबर पर उस पॉइंट्स टेबल पर उसने पोजीशन हासिल की। फिर टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की भी अपनी परफॉर्मेंस और उनकी टीम की परफॉर्मेंस भी बहुत ही ख़राब रही और ये दोनों टीमें बहुत ही अर्ली स्टेज पर ग्रुप लीग स्टेज पर ही उस टूर्नामेंट से आउट हो चुकी थी। तो अब एक बार फिर मोहसिन नकवी के PCB का चीफ बनने के बाद, चेयरमैन PCB बनने के बाद बाबर आजम से उनकी मुलाकात भी हुई है और अब जो सिलेक्शन कमेटी है उसने भी अपनी सिफारिशात और अपनी तजावीज़ मोहसिन नकवी साहब तक पहुंचा दी हैं और उसमें बाबर आजम को ही कप्तान बनाने की तजवीज़ दी गई है। लेकिन ज़ाहिर हतमी फैसला चेयरमैन PCB को करना है। तो ये फैसला अब आने वाली क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान टीम के मुस्तकबिल के लिए कैसा फैसला साबित हो सकता है? क्या बाबर आजम की कप्तानी में कोई बेहतरी इस दौरान चंद महीनों में आई है? इस पर हम गुफ्तगू कर फवाद मुस्तफा साहब क्रिकेट एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो फवाद साहब, ये जो फैसला होने जा रहा है, ज़ाहिर है आपको भी ये लग रहा है कि बाबर आजम को ही अब टीम का कप्तान बनाया जाना है और ये ऐलान ये वनडे टीम का होने जा रहा है या T20 टीम का, ये टेस्ट टीम का, तीनों फॉर्मेट की कप्तानी बाबर आजम को दी जा रही है? अभी इनिशियली एक या दो फॉर्मेट का फैसला होगा सिर्फ? देखिए, अभी फिल वक्त तो मुझे लग रहा है कि T20 के हवाले से ये सारी चीजें हो रही हैं क्योंकि वर्ल्ड कप भी आना है, न्यूजीलैंड की सीरीज भी है। बट मेरा सवाल ये बनता है कि आप एक सीरीज के लिए आपने शाहीन को कप्तान बनाया था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाया था, उसमें ये नहीं होगा चेयरमैन कौन था और बनाने वाले कौन लोग थे। जब एक इदारा एक फैसला करता है ना, तो उसके साथ हमें सीखना पड़ेगा कि हमें स्टैंड करना आना चाहिए। अगर हमारे से पहले भी अगर कोई डिसीजन लिया गया है, अगर मैं बाहर बैठा हुआ हूँ और पाकिस्तान के हालात देख रहा हूँ, तो मैं सिर्फ हंसूंगा इन फैसलों पे। अगर आप शाहीन को इस वक्त हटाते हैं, गलत किया, ठीक है, अब आप उसका डिसीजन लिया आपने, आप उसे वर्ल्ड कप तक रखें और फिर आप उसके बाद फैसला करें। और अगर आप फिर अब बाबर को बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप ऐसा फैसला करें कि लंबे अरसे तक कप्तान रखें और अगला आके उसको चेंज ना कर दे। हमारी यहाँ बदकिस्मती ये है कि लोग आते हैं और उसके बाद फौरन ही जो भी डिसीजन एक ऑर्गेनाइजेशन ने लिया है वो चेंज हो जाता है बगैर किसी वजह के। तो हार और जीत तो खेल का हिस्सा है। अब अगर बनाने जा रहे हैं तो पिछले वाले को हटा के क्यों बनाने जा रहे हैं, और अगर बनाने जा रहे हैं तो कितने अरसे के लिए बनाने जा रहे हैं, ये मेरा सवाल है। बाकी कप्तान तो बाबर भी बड़े अच्छे कप्तान थे और शाहीन ने तो अभी शुरुआत ही नहीं की थी सही मायनों में। सही। और जाहिर है कि जो इदारे इस वक्त शख्सियात के गिर्द घूमते हैं, जब रमीज़ राजा साहब होते हैं तो इदारे की प्रायोरिटी कुछ और होती है, नजम सेठी साहब आते हैं प्रायोरिटी चेंज हो जाती हैं, ज़का अशरफ साहब आते हैं नई तब्दीली आती है, अब मोहसिन नकवी साहब आएँ तो एक बार फिर हम बाबर आजम की तरफ जा रहे हैं। तो ये चंद माह में क्या कोई बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आ जाती है कप्तानी में? बाबर आजम की परफॉर्मेंस जो इस PSL में, उससे बेहतर परफॉर्म वो पिछले दिनों में भी करते रहे जब वो खुद कप्तान थे या मुख्तलिफ लीग्स खेल रहे थे। तो ये इस दौरान में ऐसी क्या इंप्रूवमेंट आ गई कि अचानक क्रिकेट बोर्ड फिर उनकी तरफ जा रहा है, शाहीन शाह अफरीदी को फिर वापस लेने का फैसला हो रहा है? अच्छा, मैं ना बाबर और शाहीन से हट के बात करूंगा। मेरा सवाल तो इन सारी शख्सियात से है कि आप इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, बड़े बड़े आपने अपने इदारे चलाए हैं, आप मुझे ये बताएं कि आपके इदारों में जब चीजें चेंज होती हैं तो पिछले लोगों ने जो फैसले किए होते हैं उनको क्या डिसोन करते हैं आप लोग? मुझे ये समझ नहीं आता कि एक आप ही के इदारे के आदमी आके डिसीजन लेते हैं, उसे थोड़ा तो चलने दिया करें और आके देखें तो चीजों को, फिर उसके बाद तब्दील कर दें। अब ऐसा क्या हुआ है कि आपने सडनली ये डिसीजन लिया है कि जी आपने कप्तान फौरन चेंज कर देना है? अगर किसी ने फैसला किया था तो एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे उसे ओन करना सीखना चाहिए। ये हमें शायद नहीं आता। भले बाबर को भी आप बना दें, कोई ऐसा फैसला नहीं है, बाबर पहले भी कप्तान रहे हैं, लेकिन फिर बाबर को आप बनाएंगे तो ये क्या गारंटी है कि आप चले जाएंगे तो बाबर कप्तान रहेगा? ये क्या अच्छा क्राइटेरिया कोई सेट नहीं होता, ना कोई टारगेट सेट होते। कप्तानी के हवाले से आप बैठ के टारगेट तो सेट करें कि जी कितने अरसे कप्तान रहेंगे, आपसे ये एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पर हम टीम को चाहते हैं, T20 में हमारा ये रैंक होना चाहिए, साल बाद
टेस्ट क्रिकेट में हम यहाँ खड़े हों, वनडे में हम यहाँ खड़े हों। जैसे जब आप एक एम्प्लॉय से बात करते हैं तो आप उसके टारगेट सेट करते हैं। हमारे यहाँ इस चीज का कोई तसव्वुर नहीं है, चले जी आप बन जाए, चले जी आप बन जाए, तो उससे फिर यही होता रहता है जो हो रहा है और यही होता रहेगा। सही। और फवाद साहब, क्या इसमें एक क्रिकेटिंग माइंड ज़्यादा बेहतर सोच रखता है? जिस तरह आपने भी कहा कि तमाम एक्सपीरियंस लोग आते हैं अपने अपने इदारों में, तो उनको चलाने का तो इनको एक्सपीरियंस होता है, लेकिन सिर्फ क्रिकेट ही चलाने का इनको एक्सपीरियंस नहीं होता और इन्हें चेयरमैन पीसीबी लगा दिया जाता है। अब मोहसिन नकवी साहब का जो बैकग्राउंड है वो कहीं से भी उनका कोई लिंक, कोई कनेक्शन क्रिकेट से बनता नहीं है, लेकिन वो इस वक्त चेयरमैन पीसीबी हैं। तो जो एक क्रिकेटर फैसले कर सकता है, जिसने फील्ड में क्रिकेट खेली हुई हो, जिसने कोचिंग की हुई हो, जिसने कमेंट्री की हुई हो, या फिर एक किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर को लाकर आप लगा दें और वो क्या बगैर क्रिकेटिंग माइंड के वो फिर इस तरह के फैसले कर पाएगा? अच्छा देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा होना जरूरी है। क्रिकेटर, मुझे जहां तक याद है, कारदार साहब और माजिद खान साहब के अलावा कोई ऐसा क्रिकेटर नजर नहीं आता कि जो इदारा जिसके बारे में बात की जाए और जिसने इदारे को बेहतर तरीके से चलाया हो। जो बेस्ट क्रिकेट बोर्ड में जिस पे हर आदमी बात करता है वो एयर मार्शल नूर खान थे। उनके दौर की हर आदमी, आप जिससे भी बात करें, तारीफ ही तारीफ करता है। तो पहली बात तो ये कि क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटर कौन अच्छा है जो इदारे को चला सकता है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाता हुआ आया हो। बाकी क्रिकेट चलाने के लिए आपको क्रिकेटर चाहिए। अगर आप क्रिकेट कमेटी बना रहे हैं तो उसमें क्रिकेटर होना चाहिए, सिलेक्शन कमेटी में क्रिकेटर होना चाहिए, डायरेक्टर क्रिकेट जो है वो क्रिकेटर होना चाहिए। बट एज फार एज अब आप सीएफओ तो क्रिकेटर को नहीं बना सकते ना। इसी तरह चेयरमैन या सीईओ की बात है, अगर क्रिकेटर की वो काबिलियत है, उसने वो एक्सपीरियंस लिया हुआ है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाया हुआ है, तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर ये कुछ नहीं किया हुआ है तो आप फिर उसके हवाले भी नहीं कर सकते। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि बाजी में जिन अफराद को दिया हुआ है उनका कोई बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं हमेशा से ही कहता था, खैर मोहसिन नकवी साहब आए, अभी देखना है कितने अरसे और किस तरह से चलते हैं, कि आप प्राइवेट सेक्टर से लेके आए और लोगों को पैसे दे। जब ये ऑनररी लोग पोजीशन पे लोग आते हैं ना, तो मेरी समझ नहीं आता। मुझे आपको कोई ऑनररी कहेगा ना कि आप चेयरमैन बन जाए, हम कहेंगे भाई रोटी कैसे चलेगी। और फिर दूसरा ये कि मेरी अकाउंटेबिलिटी क्या होगी। अगर मैं फ्री फंड में काम कर रहा हूँ, कल को मैं कहूंगा जी मैंने तो पैसे ही नहीं लिए, तो जो मैं गलतियां करूंगा, चले फाइनेंशियल आप तनख्वाह भी नहीं ले रहे, कोई अलग बात है, लेकिन जो आप बाकी नुकसान पहुंचाते हैं क्रिकेट को या इदारे को, उसका कोई जवाब आपसे मांगता नहीं, क्योंकि आप कहते हैं जी मैं तो ऑनररी बेस पे कर रहा हूं। तो मुझे एक ऐसा बंदा मैं समझता हूं होना चाहिए जिसकी अकाउंटेबिलिटी हो सके, जो पैसे ले और उसके बाद जवाब भी दे। आपका क्रिकेट बोर्ड का पहले गवर्निंग बोर्ड होता था, वो सवाल करता था। पिछले 5-10 साल से मैंने कभी सुना नहीं कि क्रिकेट बोर्ड में गवर्निंग बोर्ड के किसी रुकन ने चेयरमैन से या सीईओ से सवाल किया हो कि जी ये गलत क्यों हो रहा है, ये खर्चे कैसे हो रहे हैं, ये क्या हुआ। आप आज तक कभी नहीं सुखा ना कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन आया। तो इतने बेहतरीन तरीके से अगर इदारा चल रहा होता तो नजर आ रहा होता, तो वो तो ऐसा हुआ नहीं। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ होनी चाहिए। फवाद साहब, ज़ाहिर है ऑनररी जॉब करना तो एक अलग इशू है, लेकिन ये एक फुल टाइम जॉब है। इसको पार्ट टाइम के तौर पर तो कोई भी शख्स नहीं चला सकता। इतनी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की क्रिकेट है। और हम यहाँ देख रहे हैं मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला भी हैं, अब वो सेनेटर भी बनने वाले हैं। तो उन पर पहले इतनी जिम्मेदारियाँ हैं और वो बड़ी हसास नौइयत की जिम्मेदारियाँ हैं, तो वो उनको बेहतर तरीके से चलाएँ। ज़ाहिर है वो उनकी प्रायोरिटी है, मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल कोई बेहतर रखना, वो बड़ा एक मनसब है। तो फिर आपको नहीं लगता कि वो इंसाफ नहीं कर पाएंगे अपनी इस पोस्ट से? जो टाइम यहाँ दरकार होगा वो फिर वो नहीं दे सकेंगे, तो पाकिस्तान क्रिकेट सफर करेगी फिर इस वजह से। जी, असल में बदकिस्मती ये है कि जो आपने बात की है, तो जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिसीजन लेना है या मोहसिन नकवी साहब ने डिसीजन लेना है कि क्या वो ये जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं। होता ये कि हमारे यहाँ खेलों में जब हम किसी को भी किसी पोजीशन पे बैठाते हैं, वो ज्यादातर नवाज रहे होते हैं। और क्रिकेट बोर्ड में तो आसानी है कि रेवेन्यू जनरेट करने का कोई सोचता भी नहीं है। आईसीसी से पैसे आ जाते हैं, पीएसएल से आ जाते हैं, और इसी तरह काम चल रहा होता है। मसला ये है कि जब आप कोई ऐसा सोचे कि जी आपने इसको बनाना है, इसी वजह से आप देखें हॉकी में और बाकी खेलों में जब पैसे नहीं आ रहे वो तबाह हो गए। क्रिकेट बोर्ड में एडवांटेज ये कि पैसे आ रहे हैं तो पता नहीं चलता, एक बंदा आता है और आगे चला जाता है। और ये बड़ा मुश्किल काम है। मतलब मैंने तो दुनिया में कहीं नहीं सुना कि एक आदमी 3 काम और इतने बड़े कर सके। अल्लाह करे वो हम सबको गलत साबित करें और बेहतर करें, लेकिन एक बहुत मुश्किल जॉब है ये। सही। और अभी जो डिसीजंस उनके अभी इनिशियल सामने आए हैं, उन्होंने चीफ सेलेक्टर का ओहदा ख़त्म कर दिया, कप्तान की तब्दीली इतने इनिशियल डेज पर वो करने जा रहे हैं, कुछ उन्होंने खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर भी चेक एंड बैलेंस की बात की है। तो ये इस तरह के इक़दाम, अभी उनका ट्रैक आपको सही नज़र आ रहा है, राइट डायरेक्शन है उनकी? देखिए, ये जो उन्होंने फैसले लिए ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा ये फैसले कैसे हैं। हम फैसला लेने पे बात नहीं कर सकते। एक डिसीजन लिए जिसका टाइम लगता है उसका फैसला आने में, तो
तो जब तक उनका फैसला आएगा, अब कप्तानी के हवाले से अभी नहीं पता, फाइनल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है। अब जब हो जाती है और उसके बाद आगे टीम कैसी परफॉर्मेंस करती है तो हो सकता है कि वो फैसला बड़ा अच्छा और हम शायद कुछ गलत सोच रहे हो। बट मेरा सिर्फ कहना ये है कि अगर आप किसी को भी बनाने चाह रहे हैं कप्तान, तो उसे एक टाइम पीरियड के लिए बनाएं और उसके टारगेट उसके साथ बैठ के सेट करें। इसी तरह जब आप फॉरेन कोच कर रहे होते हैं, जिसको भी लेके आते हैं, अब अगर मिक्की को पिछले बोर्ड वाले लेके आए थे तो आपको ओन करना चाहिए था। अब अगर आप एक किसी फॉरेनर को ला रहे हैं, वरना आपके साथ हर बंदा काम करने से इनकारी है इसी वजह से कि भाई आपके यहाँ बोर्ड चेंज हो जाता है, आप कहते हैं चलो जी नौकरी से फारिग हो जाओ। तो हमें ये सोचना पड़ेगा जिसको भी जो आदमी लेके जा रहा है, अगला आने वाला उनको ओन करे, और साथ साथ ये कि कोच में भी आप टारगेट सेट करें कि जी ये आपकी सैलरी होगी, ये आपका बोनस होगा, वो आपका होगा परफॉर्मेंस बेस्ड, तब जाके आपको ये मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको बात करनी चाहिए। अफवाज साहब, ये जो टीम का कॉम्बिनेशन या टीम का माहौल किस हद तक इससे मुतासर होगा अगर बाबर आजम को फिर कप्तान बनाया जाता है? एक तरफ आप इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को भी वापस लेकर आ रहे हैं और उनका एक पास्ट में एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तीनों के आपस में कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात यानी उन दोनों के बाबर आजम से नहीं रहे, तो वो चाहे फ्रेंचाइज क्रिकेट हो, वो चाहे नेशनल क्रिकेट हो, वो सबके सामने है। तो फिर एक साथ एक टीम में खिलाना, ये फिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कहीं कोई बेहतरी की उम्मीद आपको नजर आ रही है? कोई एक अच्छी पिक्चर नजर आ रही है आगे? देखिए, तीनों मैच्योर और प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, सारी दुनिया में खेलते हैं, उन्हें पता है कि वो किस जॉब के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। बाबर कप्तान बनते हैं तो उन्होंने उनसे क्या करना है, क्योंकि इमाद भी अच्छी फॉर्म में, आमिर भी अच्छा कर रहे हैं। तो अब और ज्यादातर सबका फोकस वर्ल्ड कप तक है। मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड कप के बाद शायद आमिर भी कंटिन्यू करे या इमाद भी करे, शायद ये वर्ल्ड कप तक ही इनका ज्यादा शौक है या टीम के साथ आए हैं, क्योंकि बाकी फॉर्मेट में तो ये खेल नहीं रहे। तो एक बड़े इवेंट में जा रहे हैं, कोशिश यही होनी चाहिए कि मिल मिला के बेहतर तरीके से बैठ के बात की जाए और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताने की कोशिश की जाए, ये सोच होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि तीनों मैच्योर क्रिकेटर हैं और ये बहुत ही बचकाना चीज होगी कि अगर आप वहां जाके इस किस्म की सोच रखें, क्योंकि सबका ऑब्जेक्टिव यही है, वो भी अपने क्रिकेट के एंड पे हैं, बाकी दोनों भी, कि ताकि वर्ल्ड कप जीतेंगे तो पूरी दुनिया याद रखेगी। फवाद साहब, इनको वापस लेकर आना क्या दरअसल इस नाकामी का एतराफ़ है कि आप इमाद वसीम की या मोहम्मद आमिर की कोई रिप्लेसमेंट नहीं तैयार कर सके? जो इनके जाने से जो खला टीम में पैदा हुआ वो आप अभी तक पूर्ण नहीं कर सके, और उसमें ज़ाहिर है 2-3 बोर्ड्स दरमियान में गुजर चुके हैं, 2-3 चेयरमैन आ चुके हैं पीसीबी के इस दौरान। ये जी आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया है बेसिकली। बिल्कुल ये एक सच्चाई है कि जब आप एक प्लेयर 2 रिटायरमेंट ले चुके हो और आप उनके पास जाएं, उनसे बात करें और उन्हें रिक्वेस्ट करें कि जी आप प्लीज आके खेलें पाकिस्तान के लिए, तो ये अपने अंदर ही एक नाकामी का एतराफ़ है कि जी हम, क्योंकि आपके लेवल के प्लेयर पिछले 4-5 साल में नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, तो हमें आपकी जरूरत है। तो ये एक नाकामी का एतराफ़ है। आप देखें ना, AB डिविलियर्स थे, उन्होंने छोड़ दिया था, वो लीग क्रिकेट भी खेल रहे थे, लेकिन साउथ अफ्रीका ने उनके साथ ना गए ना वो प्लेयर वापस आए। तो ये सवाल तो जरूर पीसीबी को खुद अपने आप से करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद मुस्तफा साहब, क्रिकेट एनालिस्ट थे। अब देखना ये है कि जो फैसले इस वक्त मोहसिन नकवी एस चेयरमैन पीसीबी कर रहे हैं, मुस्तकबिल में वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कितना बेहतर साबित होते हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और हम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और पतंगबाजी किसी एक शहर में नहीं बल्कि मुल्क भर में इस वक्त एक मौत का खेल बन चुका है। राह चलते या मोटरसाइकिल पर सवार किसी भी शख्स के गले पर किसी भी वक्त ये कातिल डोर फिर जाती है, जिसके नतीजे में हमने माजी करीब में जाने भी जाती हुई देखी हैं, लोगों को शदीद नौयत का ज़ख्मी होते भी देखा है। शहर कराची में भी कुछ वाक़यात ऐसे तवातुर के साथ हुए जिसमें लोग बड़ी तादाद में ज़ख्मी हुए। और कुछ दिन पहले एक वीडियो भी, वो कराची की नहीं थी, गालिबन वो फैसलाबाद की वीडियो थी जो कि वायरल हुई थी, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार के गले पर ये डोर फिरती है और उसके बाद फिर वो चंद ही सेकंड्स में हमें खून में लथपथ दिखाई देता है। तो इन वाक़यात के तदारुक के लिए अब ख़ासतौर पर कराची में इस वक्त क्या किया जा रहा है, इन वाक़यात को बढ़ने से रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, और अभी गुज़िश्ता चंद दिनों में जो वाक़यात हुए हैं उसकी भी तफसील हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। खुरम गुलजार उसके सीनियर रिपोर्टर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। साद बिन उबैद साहब ASP हैं गुलबर्ग पुलिस के, हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम, बताइएगा ज़रा, पिछले 2-4 दिनों में जो वाक़यात पेश आए, किन किन इलाकों में और कैसे कैसे वाक़यात पेश आए और इसके नतीजे में अब तक कितना नुकसान हो चुका है? जी बिल्कुल, जैसे कि पंजाब के बाद कराची में हम देखेंगे पतंगबाजी का जो खेल है वो एक खूनी शक्ल इख्तियार कर गया। बात करें कि ये 10 रोज के दौरान 5 ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं जो कि पतंग की डोर फिरने से जख्मी हुए हैं। 7 अफराद हैं
जिसमें ये 7 अफराद जख्मी हुए पतंग की डोर फिरने से, जिसमें बच्चे 20 शामिल हैं, 2 कमसिन बच्चियाँ हैं, बाप बेटा भी शामिल हैं। 19 मार्च की बात करूँ मैं तो गुलशन अरीब में वालिद के हमरा जाने वाली मोटरसाइकिल सवार 2 कमसिन बहनें थी जो कि पतंग की डोर फिरने से जख्मी हुई। उसके बाद कोकरा पार में 25 मार्च को मोटरसाइकिल सवार एक अधेड़ उम्र का शख्स था जो कि पतंग की डोर फिरने से जख्मी हुआ है। अजीजाबाद गुलशन शमीन की बात करें तो 22 मार्च को 2 साला मूसा है जो कि अपने वालिद काशान के साथ मोटरसाइकिल पे था। बच्चे के गले पर डोर फिरी और वालिद ने जब उस डोर को हटाने की कोशिश की तो वो वालिद का भी उसमें हाथ जख्मी हुआ। ये बच्चा जो है वो इंतहाई निगहदाश्त पहुंच के निजी अस्पताल में जेर इलाज है। 25 मार्च की बात करें तो कश्मीर रोड पर ही मोटरसाइकिल सवार एक शाहिद नामी नौजवान है जो कि पतंग की डोर का शिकार हुआ है। इसी तरह 27 मार्च को अजीजाबाद का इलाका है, मोहम्मदी कॉलोनी है, यहाँ का एक रिहायशी अवैस है जो कि गले में पतंग की डोर फिरने से जख्मी हुआ है, जिसका बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 के करीब जो है वो टाँके हैं। तो इस तरह 7 अफराद जो है वो इस पतंग की डोर फिरने से जो है वो जख्मी होकर अस्पतालों में जेर इलाज। ठीक है, तो साथ साहब ये देखें हर दूसरे दिन ये वाकया पेश आ रहा है और उसके नतीजे में जिन लोगों का कोई कसूर नहीं है, कोई ताल्लुक भी नहीं है, वो इसमें ज़ख्मी हो रहे हैं और हॉस्पिटल्स में उनको टाँके लग रहे हैं, संगीन नौयत के उनको ज़ख्म आ रहे हैं। तो ये इसके सद्देबाब के लिए इस वक्त पुलिस क्या इक़दाम कर रही है? आई टोटली अग्री। ये हमारे नज़दीक ऐसा स्पोर्ट बन चुका हुआ है जिससे ना सिर्फ ग्रीवियस इंजरीज हो रही हैं बल्कि मर्डर्स भी हो रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम लोग क्रैकडाउन कर रहे हैं। हम लोग ना सिर्फ दुकानों पे क्रैकडाउन कर रहे हैं बल्कि इस्तेमाल करने वालों पे भी क्रैकडाउन कर रहे हैं। एक मैं बड़ा मसला आप लोग के सामने पेश करता फिरूं कि इस्लामाबाद में और पंजाब में इसका एक स्पेशल एक्ट बना हुआ है, एंटी काइट फ्लाइंग एक्ट का, जो कि हमारे सिंध में मौजूद नहीं है। डिस्पाइट दैट पुलिस अपनी लॉ की हदूद में रहते हुए जितने एक्शन दे सकती है। सामान अभी हमने कल 3 पुलिस स्टेशन से सामान मैंने पकड़वाया है वहाँ से, जहाँ पे ये डिफरेंट तरीके की पतंगे वगैरह बना रहे थे, और 2 लड़कों को बुलाया है जहाँ पे ये पतंगे उड़ा रहे थे। तो इस तरह के केसेस काफ़ी सामने आ रहे हैं, लेकिन इट वुड हैव बीन मच बेटर अगर हमारे पास कोई प्रॉपर लीगल फाइंडिंग्स हो इसके ऊपर और लीगल बैकिंग हो इसके ऊपर, ताकि हम लोग इसमें प्रॉपर उस हिसाब से एक्शन कर सकें। सही। तो ये इस सिलसिले में फिर हुकूमत के सामने क्या चीज़ें कुछ रखी गई हैं कि इस तरह का कोई एक्ट लेकर आया जाए? चूँकि अब ये जिस डोर का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है ये तो बहुत तवील अरसे से पतंगबाजी एक शौक़ के तौर पर लोग इख्तियार करते हैं और इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, लेकिन अगर हम 20-25 साल पहले चले हैं तो उस वक्त बड़ी आम सी डोर हुआ करती थी और उस वक्त ये वाक़यात इस तरह के नहीं पेश आते थे, लेकिन आजकल तो ये बहुत ज़्यादा तवातर से पेश आ रहे हैं। तो जो केमिकल वाली डोर्स हैं इनके खिलाफ भी कोई इस तरह की कार्रवाई हुई है? कुछ गिरफ्तारियाँ वगैरह अमल में आई हैं इनके बेचने वालों के खिलाफ? हाँ जी बिल्कुल। ये जो सिंथेटिक जो थ्रेड आजकल बनना शुरू हुआ है, द रीजन बिहाइंड दैट इज कि उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ उन्होंने डालनी होती है, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि वो आपको इंजर भी कर जाती है, किसी का कान कट रहा है, किसी को और जख्मी हो रहे हैं। जैसे आपने अजीजाबाद वाला जिक्र किया, डेफिनेटली वो बेचारा बच्चा है, अब उसको 10 टांके आ गए हैं। अब एडिशनल आईजी साहब ने इस पे बड़ा नोटिस लिया, आईजी साहब ने बड़ा नोटिस लिया, एंड दे हैव जस्ट पुट इट फॉरवर्ड टू गवर्नमेंट एज वेल कि इसके ऊपर हम लोग कैसे मिल के काम कर सकते हैं और इस पे कैसे एक्ट बना सकते हैं। बाकी इन द मीन टाइम डेफिनेटली इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग इस पर प्रॉपर एक्शंस भी ले रहे हैं। पंजाब में जैसे एक्शन हो रहे हैं उसी तरह हम लोग सिंध में भी इसको टेकअप कर रहे हैं और जगह जगह इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी कर रहे हैं हम लोग, और अगर कहीं भी इंफॉर्मेशन मिलती है हम लोग फ़ौरन पहुँच के उस सामान को भी सीज करते हैं और जो भी कानूनी कार्रवाई है उसको हम लोग लेके चलते हैं साथ साथ। ठीक है, तो खुरम ये भी बताइएगा जो ये चंद वाक़यात जो पेश आए ज़रा ब्रीफली बताइएगा, जो ज़ख्मी इस वक्त हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं इस डोर के फिरने से, तो उनकी अब हालत कैसी है? उनमें से किसी की हालत कोई तशवीशनाक तो नहीं है? जी बिल्कुल। इसमें अजीजाबाद जो 2 साला बच्चा है उसकी कंडीशन जो है वो सीरियस बताई जाती है, इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में दाखिल है निजी अस्पताल के अंदर। जो खोपरा पार में एक अधेड़ उम्र से जो शख्स जख्मी हुए हैं वो भी इंतहाई सीरियस कंडीशन में है, जबकि अजीजाबाद का मोहम्मदी कॉलोनी का जो रिहायशी अवैस है वो उसको इलाज ट्रीटमेंट के बाद जो है अस्पताल से फारिग किया गया है। गले में या डोर फिरने से 10 के करीब टाँके हैं। तो और बाकी जो 2 बच्चियाँ जो कि गुलशन अजीज की थी, जिसमें वालिद के हमरा जा रही थी, उनकी कंडीशन ठीक है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया खुरम गुलजार। साद बिन उबैद ASP गुलबर्ग हमारे साथ। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।